नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े चांद टाइटन की आबादकारी की बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टाइटन ज़ुहल का सबसे बड़ा और हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा चांद है। इसे डच माहिर फल्कियात क्रिश्चियन हैगन्स ने 25 मार्च 1655 को दरियाफ्त किया। टाइटन की दरियाफ्त के तकरीबन 300 साल बाद 1944 में एक डच अमरीकी माहिर फल्कियात जेरार्ड केपर ने टाइटन से मुनक़िस होने वाली सूरज की रोशनी को स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए मुंतकिल करते हुए टाइटन को गैर मामूली बनाने वाली खसूसियात में से एक को दरियाफ्त किया, और वो थी इसका माहौल। ज़मीन से दूरबीन के मज़ीद मुशाहदात से ये पता चला कि टाइटन का माहौल बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा घना है, जिसके अंदर हम इंसान ज़िंदा हैं और सांस लेते हैं। नाजरीन, चूँकि कुछ साइंसदानों का क़यास था कि टाइटन चाँद के सर दर्जा हरारत और मीथेन का मतलब ये है कि टाइटन माया हाइड्रोकार्बन के समंदरों का घर हो सकता है, और 1977 में लॉन्च होने वाला वायेजर मिशन जब 1980 और 1981 में ज़ुहल के निज़ाम से गुज़रा तो वैसे तो वायेजर खलाई जहाज़ के कैमरे टाइटन की सतह का वाज़ह नज़ारा हासिल करने के लिए इसके मुबहम माहौल में घुसने में नाकाम रहे, ताहम वायेजर ने ये इंकशाफ ज़रूर किया कि टाइटन में दीगर नामियाती मालिक्यूल्स के साथ स्टीलियन, इथीन और प्रोपीन के निशानात मौजूद थे, और ये कि इसकी फ़िज़ा बुनियादी तौर पर नाइट्रोजन थी। वायेजर की भेजी गई तस्वीरों ने साइंसदानों की टाइटन पर ज़िंदगी के आसार की मौजूदगी की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। अब इसके बारे में जानने के लिए साइंसदानों को इसके अंदर मज़ीद तहकीक के लिए जाना था, जिसकी वजह से 1997 में कैसिनी स्पेस क्राफ्ट, जिसमें यूरोपीय खलाई एजेंसी की हैगन्स प्रोब भी मुंसलिक थी, को लॉन्च किया गया। जो ही कैसिनी 2004 में ज़ुहल के मदार में दाखिल हुआ तो उसने फ़ौरन ही पहली बार टाइटन के हैज़ी एटमॉस्फेयर से झांकते हुए इसका मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। जैसे ही हैगन प्रोब कैसिनी से अलग हुआ और टाइटन के माहौल में पैराशूट के ज़रिए 14 जनवरी 2005 को सतह पर उतरने लगा तो साइंसदानों को कुछ अजीबो-गरीब किस्म का सिग्नल सुनाई देने लगा। जैसे जैसे ये प्रोब टाइटन के नज़दीक जा रहा था वैसे वैसे सुनाई देने वाले सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी। जब साइंसदानों ने स्पेस क्राफ्ट को किसी अनहोनी खराबी के लिए ब्रीफली स्टडी किया तो उन्हें मालूम हुआ कि मसला दरअसल स्पेस लैंडर में नहीं बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में है। असल में टाइटन के एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली तब्दीलियां स्पेस लैंडर में सिग्नल को जनरेट कर रही थी। अब यहाँ देखना ये था कि या तो पहले से एटमॉस्फेयर में कोई एलियन लाइफ मौजूद थी जो सिग्नल को जनरेट कर रही थी, या फिर टाइटन का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ तो स्पेस लैंडर की ऑब्जर्वेशंस में आगे चलकर एक नया मोड़ आने वाला है। जैसे ही प्रोब टाइटन की सतह पर पहुंचा तो उसने इसकी मिट्टी पर अपनी टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया और साथ ही सतह से तस्वीर और माहौलियाती डाटा इकट्ठा किया और इस डाटा को कैसिनी को मुंतकिल कर दिया, जिसने डाटा को ज़मीन तक पहुंचाया, जिससे साइंसदानों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर तो ज़िंदगी की 100% मौजूदगी पाई जाती है। सबूत के तौर पर पेश की गई चीज़ों में सबसे पहली चीज़ टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का गायब होना थी। एक तहकीक के मुताबिक टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है और ये हाइड्रोजन टाइटन के एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में बराबर मिकदार में तकसीम हो रही है। चूँकि हाइड्रोजन का वज़न कम होता है इसलिए इसे टाइटन की सतह पर हवा में तैरना चाहिए था, मगर ये तो इसकी सतह पर पहुँचते ही गायब हो रही थी।
لیکن یہاں اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو اس پر زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری عنصر ہائیڈروجن ہے، یہاں تک کہ ہمارا سورج بھی ہائیڈروجن ہی کی وجہ سے موجود ہے۔ اگر ہائیڈروجن نہ ہو تو سورج کا ہونا ناممکن ہے، اور اگر سورج نہ ہوتا تو ہم انسان بھی زمین پر موجود نہ ہوتے۔ ٹائٹن پر ہائیڈروجن کی کم مقدار کو دیکھ کر سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو ہائیڈروجن اچھی مقدار میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اسے کوئی کنزیوم بھی کر رہا ہے۔ آخر کار پیدا ہونے والی یہ ہائیڈروجن جا کہاں رہی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مخصوص چیز ٹائٹن کے ہائیڈروجن کو کنزیوم کر رہی ہو۔ ٹائٹن پر خلائی مخلوق کا دوسرا ثبوت اس پر اسٹیلین اور نائٹروجن کا کم مقدار میں ہونا ہے۔ سائنسدانوں کی رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر موجود لائف نہ صرف ہائیڈروجن کو کنزیوم کر رہی ہے بلکہ وہ اسٹیلین اور نائٹروجن کو بھی کنزیوم کر رہی تھی، جس کو آج ہماری زمین پر موجود گراؤنڈ واٹر مائکرو آرگنزمز کنزیوم کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر مائکرو آرگنزمز کا مطلب واٹر باڈیز ہیں، جیسا کہ دریا، ندیاں اور سمندر۔ لیکن ٹائٹن پر ڈسکور کی گئی واٹر باڈیز زمین کی واٹر باڈیز سے بہت زیادہ مختلف ہیں، کیونکہ ان میں پانی نہیں بلکہ ایتھین اور میتھین موجود ہیں، اور وہ بھی صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زمین کے نیچے مائکرو آرگنزمز موجود ہوں، اور یہی مائکرو آرگنزمز ٹائٹن کے ایٹماسفیئر میں نائٹروجن کی مقدار کو بڑھا رہے ہوں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ ٹائٹن کے ایٹماسفیئر میں ہر گھنٹے کے بعد نائٹروجن کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی نائٹروجن سائیکل آج ہماری زمین پر بھی موجود ہے۔ ٹائٹن کی مٹی کی تحقیق کا آخری ثبوت کرائیو والکینک ایرپشن تھا، ایک ایسا آتش فشاں جس میں سے گرم لاوا باہر نہیں آتا بلکہ اس میں سے ٹھنڈا پانی، امونیا اور میتھین جیسے عناصر باہر آ رہے تھے۔ یہ ایسے عناصر ہیں جو زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ان تینوں ثبوتوں سے سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ٹائٹن پر زندگی سانس لے رہی ہے، لیکن یہ ایسی زندگی ہے جو میتھین پر سروائیو کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو سائنسدانوں کے پاس صرف زندگی کی موجودگی کی معلومات ہی موجود ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر کیا ہی ہو، اگر ہم ٹائٹن کی ہیبیٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس پر باہر سے کسی اور زندگی کو بھیج دیں تو کیا اس زندگی کا یہاں پر سروائیول ہو جائے گا؟ تو اس کے دو چانسز ہیں، یعنی سروائیول ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ٹائٹن ہمارے سولر سسٹم کا ایک ایسا چاند ہے جس کی تمام خصوصیات ہماری زمین کے جیسی ہیں۔ اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو اس کے ایٹماسفیئر میں موجود پانی ایک شیلٹر کی طرح کام کرتا ہے، یعنی ہمارا ایٹماسفیئر اسپیس سے آنے والے خطرناک کاسمک ریز کو زمین کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اگر یہ واٹر ایٹماسفیئر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین بھی ایک انہیبیٹیبل پلانٹ ہوتی۔ جیسے ہماری زمین پر پانی موجود ہے ویسے ہی ٹائٹن پر میتھین اور ایتھین موجود ہیں۔ یہ ایلیمنٹس بھی ٹائٹن کی سطح پر کاسمک ریڈیشنز کو نہیں پہنچنے دیتے۔ اب اگر ہم ٹائٹن پر موجود عناصر کو دیکھیں تو وہاں آکسیجن کے علاوہ وہ تمام عناصر موجود ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بے شک یہاں آکسیجن موجود نہیں ہے، لیکن ٹائٹن کی برفیلی کرسٹ ہمارے اس مسئلے کو بھی حل کر دے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق ہم مستقبل میں آکسیجن کو خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو ٹائٹن پر انرجی، پانی اور ایک اچھا ایٹماسفیئر موجود ہے، لیکن مارس پر یہ چیزیں ابھی موجود ہی نہیں، لہٰذا ٹائٹن کو آباد کرنے کا ہمارا یہ خیال بہت اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مارس سے پہلے ٹائٹن کو آباد کر کے اپنا گھر بنا لیں۔ لیکن جیسے ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں،
इसी तरह टाइटन को आबाद करने के बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव पहलू इसका टेम्परेचर है, क्योंकि सूरज और टाइटन के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़मीन के मुकाबले में यहाँ रोशनी सिर्फ 1% ही पहुँच पाती है, और इसका भी तकरीबन 90% टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से हीट सरफेस तक पहुँच ही नहीं पाती, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर तकरीबन -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। लिहाजा टाइटन पर रहना अंटार्कटिका पर रहने के मुतरादिफ होगा। आज तक हमारी ज़मीन का सबसे कम टेम्परेचर 99.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और आप ये बात भी जान लेंगे कि अब तक ज़मीन पर -30 डिग्री से कम टेम्परेचर होने की वजह से 4.6 मिलियन लोग मर चुके हैं। और यहाँ सोचने की बात ये भी है कि अगर इस टेम्परेचर में इंसानों की मौत वाक़या हो रही है तो 180 के टेम्परेचर में लोगों का क्या हाल होगा। यानी टाइटन पर सर्वाइवल तो मुमकिन है मगर रहना नामुमकिन है। मगर ये टाइटन की अभी की सूरत हाल है। अब अगर हम माजी में झांकते हुए 3.7 बिलियन साल पहले अपनी ज़मीन की बात करें तो उस वक्त हमारी ज़मीन भी कुछ टाइटन की तरह ही दिखाई देती थी। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन के कंपाउंड थे और हर तरफ आतिशफ़िशां फटते थे, और इसकी सरफेस का लेवल हाइड्रोकार्बन से भरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक एक इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से हमारी ज़मीन का नक्शा ही बदल गया। इस इलेक्ट्रिक स्पार्क ने फास्फोरस और हाइड्रोकार्बन को तोड़कर इन्हें आरएनए में तब्दील कर दिया, और आरएनए एक दूसरे से कंबाइन होकर डीएनए में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म वजूद में आया, और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म मल्टीप्लाई होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म बने, और फिर करोड़ों सालों की एवोल्यूशन के बाद बनी नौ इंसान ज़मीन पर आया। हालांकि टाइटन पर अभी तक तो किसी तरह की भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले, लेकिन क्योंकि टाइटन पर एक्टिव फोर्सेस यानी हवा, आइस इरोशन, वॉल्केनिक एक्टिविटी और शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मौजूद हैं, जिन्होंने माजी में हमारी ज़मीन को भी ऐसी शक्ल दी थी, और इसलिए ये ख्याल किया जा रहा है कि टाइटन पर भी कुछ ऐसा ही हो जाए। हो सकता है कि यहाँ भी कोई नेचुरल या मैन मेड इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ भी ज़िंदगी वजूद पजीर हो जाए। लेकिन यहाँ ये भी गुमान किया जाता है कि तब तक हो सकता है कि टाइटन का वजूद भी ना रहे, क्योंकि ज़मीन पर सेडिमेंट प्रोसेस ये बताती है कि यहाँ लैंड फॉर्म्स कहाँ से आए हैं। देखिए, रॉक्स सैंड ग्रेन्स में इरोल होते हैं, और फिर हवा इन सैंड ग्रेन्स को उड़ाते हुए ले जाकर किसी एक जगह पर रख देती है। फिर ये सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे होकर लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। मगर टाइटन पर तो जब ये सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं तो बड़े होने की बजाय गायब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ तो लैंड फॉर्म्स हो ही नहीं सकते, और जो पहले से मौजूद थे इनको भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए था। लेकिन टाइटन का डिस्कवरी से अब तक एक शेप में होना हैरानकुन है, जिस पर अभी भी रिसर्च जारी है। रिसर्चर्स ने टाइटन पर लैंड फॉर्म्स के प्रोसेस को सिंटरिंग का नाम दिया है, जिसमें पड़ोसी पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्यूज़ होकर एक बड़ा और मजबूत टुकड़ा बनाते हैं, जिसका हवा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, और इन जॉइंट पार्ट्स में कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं, इन सब बातों को मालूम करने के लिए नासा ने ऐलान किया है कि वो ज़िंदगी की तामीर के लिए इस तलाश को आगे बढ़ाते हुए ड्रैगन फ्लाई मिशन लॉन्च करेगा, जो ज़ुहल के बर्फीले चांद के आसपास की जगहों के नमूने लेने और जांचने के लिए मुतअद्दिद परवाज़ें करेगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन 2026 में लॉन्च होगा और तकरीबन 2034 में वापस पहुंचेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें।